नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। जिस प्रकार से आजकल हम देख रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी भड़क रही है और अल्पसंख्यकों के नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भारत के लिए अति चिंता का विषय हो चुका है। इसी के बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे। कृष्णदास प्रभु कौन है और इनकी बांग्लादेश में हाल की गिरफ्तारी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश से जब से शेख हसीना का आउटस्टर हुआ है तब से बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए सेफ नहीं है। कुछ इसी प्रकार की धारणा जो हमने बनाई थी वो शायद सच हो रही है, क्योंकि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ यानी कि इस्कॉन से जुड़े हिंदू नेता कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अगर बात करें 2009 से लेकर 2022 के बीच में, तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमारे सामने आए हैं जिस समय बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हमला हुआ है। 2009 इस्कॉन मंदिर चटगांव द्वारा संचालित एक अनाथालय पर हमला हुआ। इसके अलावा 2015 में इस्कॉन मंदिर दिनाजपुर पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 2 लोगों को घायल भी होते हुए देखा। 2016 में सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, जिससे 10 लोग घायल हुए। इसके अलावा 2018 में भी ऐसा ही हमला देखा गया। 2020 में आतंकियों ने इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना को पुलिस ने नाकाम किया था। 2021 में दुर्गा नवमी पर नौखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। नौखली वही जगह है जहाँ पे जब इंडिपेंडेंस हो रही थी इंडिया की, उसी प्रकार से नौखली में पाकिस्तान और भारत के बीच में पार्टीशन की जब बात हो रही थी, तो यहीं पे जिन्ना ने लोगों को भड़का के खून खराबे पर उतार दिया था। 2022 में 17 मार्च को ढाका स्थित इस्कॉन मंदिर में कट्टरपंथियों पर हमला हुआ था। इसमें तीन श्रद्धालु भी घायल हुए थे। विदेश मंत्रालय, जो कि भारत का है, उसने हाल ही में कहा कि हमने श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत ना दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो कि बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, पर इनके जो प्रवक्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए वैध मांग पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर रैलियों का नेतृत्व कर रहे प्रभु को हाल ही में दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव जाते समय ढाका के मुख्य हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त सनातन जागरण जोत अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा तथा 8 सूत्री मांगों के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामला बांग्लादेश में लगातार सामने आ रहे हैं। ये त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की भी मांग की जा रही है कि जितने भी हमले अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास भी शामिल हो। बांग्लादेश में इस्लाम राज्य धर्म है, यानी कि बांग्लादेश एक धर्म को बहुत मानता है, जो कि है इस्लाम। इसी के साथ जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी एक धर्म प्रधान देश है, ये भी इस्लाम को मानता है। म्यांमार भी एक धर्म प्रधान देश है, म्यांमार बुद्धिज़्म को मानता है। श्रीलंका में भी सिमिलर हाल है। पर भारत जो है, भारत एक सेक्युलर देश है, हमने किसी भी एक धर्म को प्रधान नहीं रखा है, और सेक्युलरिज्म का जो पार्ट है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है। हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक है वहाँ पे, लेकिन कई अन्य अल्पसंख्यक भी वहाँ रहते हैं जिन्हें अपनी धर्म, भाषा एवं संस्कृति के कारण हिंसा और उत्पीड़न का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 91% मुसलमान आबादी है, जबकि 8.95% हिंदू, बौद्ध, ईसाई, अहमदिया मुसलमान भी हैं। अहमदिया मुसलमान खुद जो हैं वो पाकिस्तान में एक अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे कारनामे किए गए हैं जिसकी वजह से इनको मुसलमान होने के बावजूद इनको पाकिस्तान में डर डर के रहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही बेसिस पे बनाया गया था कि हिंदू धर्म के लोग एक साथ नहीं मुसलमान धर्म के लोगों के साथ नहीं रह सकते। लगभग 0.12% आबादी को संथालों जैसी स्वदेशी धर्मों का पालन करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया है। बांग्लादेश की 2022 की जनगणना में बताया गया था आधिकारिक तौर पर 50 स्वदेशी समूह हैं जो स्वदेशी धर्मों का पालन करते हैं और अल्पसंख्यक वर्गीकरण में आते हैं। इसके अलावा इनमें से चकमा सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक है, यानी कि यहाँ चकमा ट्राइब्स बहुत रहती हैं, जिनमें से अधिकांश बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। चकमा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मामरा है, जो अपनी उत्पत्ति आधुनिक म्यांमार में मानते हैं। ये मानते हैं कि ये म्यांमार के रहने वाले हैं।
अन्य स्वदेशी अल्पसंख्यकों में म्रो, त्रिपुरी, साथ ही साथ उरांव, खासी और गारो, जिनके ऊपर मेघालय के हिल्स का नाम पड़ा है, ये सब रहते हैं। मानवाधिकार अधिवक्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने लगातार इस बात को उजागर किया है कि किस प्रकार बांग्लादेश में मौजूदा कानूनी ढांचे के अंतर्गत धार्मिक आधार पर हिंसा और उत्पीड़न के मामले में समुदायों को न्याय से वंचित किया जाता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक संरक्षण कानून का अधिनियम की भी मांग की गई है। 2009 से लेकर 2017 के लिए अमेरिकी विदेशी विभाग के श्वेत पत्र के अनुसार बांग्लादेश का संविधान और अन्य कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और कागज पर सरकार से इन सुरक्षाओं को लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जबकि संविधान इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में स्थापित कर चुका है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने 1975 के संशोधन को उलट दिया, धर्मनिरपेक्षता को एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में फिर से पुष्टि की। श्वेत पत्र में यह भी बताया गया कि देश का संविधान कानून सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन सभी धर्मों को मानने, अभ्यास करने या फिर प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक रूप से धर्म की स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्टिंग अवधि 2009 से 2017 के बीच जो चली, एक समस्या बनी रही, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान में होते हैं, इसलिए उनके पास सबसे कम राजनीतिक सहारा होता है, यानी कि इनका रिप्रेजेंटेशन भी कम होता है। जब रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है तो इनको और दबाया जा सकता है। ऐसा अमेरिकी विदेश विभाग के श्वेत पत्र में ही कहा गया है। ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए स्थिति में कोई सुधार हुआ है। भले ही संविधान में संशोधन करके इसको धर्म प्रधान देश न होने की बात की गई, पर ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। शायद अगस्त 2024 में हसीना सरकार के पतन के बाद से यह और भी गंभीर होता जा रहा है, जहां देश की कानून और व्यवस्था लगातार ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ जो सरकार चल रही है ये अंतरिम सरकार है, यानी कि ये सरकार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी नहीं गई है, इसे अंतरिम सरकार के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की मांग के संकेत मिलते हैं कि अल्पसंख्यकों का मानना है कि उन्हें एक विशिष्ट कानून के तहत कानूनी सुरक्षा का लाभ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अल्पसंख्यक फेस कर रहे हैं और जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है इसके ऊपर और चर्चा करने की आवश्यकता हो गई है। बांग्लादेश में धार्मिक मामलों के मंत्रालय का गठन तो हुआ है, लेकिन यह केवल धार्मिक गतिविधियों और पूजा पाठ से संबंधित मुद्दे ही देखता है। अल्पसंख्यक समुदायों की अन्य जरूरतें, जैसे कि क्या सामाजिक जरूरतें हैं, इनकी आर्थिक जरूरतें क्या हैं, शैक्षिक मुद्दे क्या हैं, इनको संबोधित नहीं करता। इसके अलावा हिंदू कल्याण ट्रस्ट भी बनाया गया। 1983 में हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए हिंदू कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट देश भर में हिंदू धार्मिक संस्थानों की मदद करता है, विशेष रूप से धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और मंदिरों के रखरखाव के लिए। इसके अलावा हालांकि इस ट्रस्ट का प्रशासन पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप को लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए हैं। हिंदू कल्याण ट्रस्ट को एक स्वतंत्र हिंदू फाउंडेशन में बदलने की मांग भी की जा रही है और इस तरह का फाउंडेशन, जैसा कि अन्य निजी फाउंडेशन होते हैं, सरकार ने इनके नियंत्रण से बाहर होगा और इसे हिंदू समुदाय के निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा। यह कदम हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक एवं सामाजिक मुद्दों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करेगा और सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगा। हिंदू समुदाय के लिए इस तरह की फाउंडेशन की मांग के साथ ही बौद्ध एवं ईसाई समुदायों के लिए भी इसी तरह की मांग लगातार की जा रही है, जिसका उद्देश्य संबंधित समुदायों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण को लेकर होगा। देवोत्तर संपत्तियों की वसूली और सुरक्षा के लिए भी कानून, साथ ही निहित संपत्ति अधिनियम में उचित परिवर्तन होना चाहिए। हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों पर लगातार बांग्लादेश में हमने हमले बढ़ते हुए देखे हैं। बांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले लगातार हुए। इसके अलावा अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के पूजा स्थलों और देवी देवताओं की मूर्तियों पर भी हमले की घटनाएं सामने आई। हालांकि इस प्रकार की हिंसा के बाद अल्पसंख्यकों को कानूनी सहारा प्राप्त करना कठिन होता है और उनकी सुरक्षा एवं संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम एक्ट 1974 की बात करें तो शत्रु संपत्ति अधिनियम को पहली बार 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद लाया गया। इससे बांग्लादेश सरकार को उन लोगों की संपत्ति जब्त करने का मौका दिया। यह कानून 1974 में बांग्लादेश में लागू हुआ था और इसे शत्रु संपत्ति अधिनियम कहा जाता है। भारत में भी एक ऐसा अधिनियम है। शत्रु संपत्ति वो संपत्ति होती है जिस देश से हमारी शत्रुता चल रही है, वहाँ की कोई संपत्ति अगर भारत में है,
क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के विभाजन से पहले तो एक ही देश थे, तो वो शत्रु संपत्ति मानी जाती है। इसका उद्देश्य उन संपत्तियों को जब्त करना है जो कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों की थी, जिनमें ज़्यादातर हिंदू समुदाय हैं। इसके अलावा इसके बाद में अल्पसंख्यक समुदायों की संपत्तियों पर भी लागू किया गया। इसे हिंदू, ईसाई, आदिवासी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के स्वामित्व वाली बड़ी मात्रा की भूमि पर जबरन भी कब्जा किया गया। इसके अलावा कानूनी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी है। एनओ सलीश केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार यह अधिनियम बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मिलीभगत के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाता है। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनमें कि राजनीतिक नेता और बड़े भूस्वामी शामिल होते हैं, आमतौर पर यह संपत्तियां जब्त करते हैं और फिर मामला अदालत में आ जाता है। लेकिन कई बार ये मामलों में दशक से तक कोई प्रगति नहीं होती। इसी के परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदायों के पास अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीमित विकल्प होते हैं, जो अंततः अपनी संपत्तियों से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा यह कानून न केवल भूमि की जब्ती की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि यह उन मामलों को भी लंबे समय तक लंबित रखता है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कानूनी प्रक्रिया के दौरान आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाते हैं और फिर हाशिए पर आ जाते हैं। अदालतों में लंबित मामलों का समाधान न होने से उन्हें अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा कुछ सुझाव हैं, जैसे कि निहित संपत्ति अधिनियम का सुधार। इस कानून में सुधार की आवश्यकता है ताकि अल्पसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया रोकने के लिए कुछ कड़े प्रावधान आ सके। इसके तहत प्रशासनिक एवं न्यायिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उचित सुधार किए जाने चाहिए। हिंदू मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता है, जो इन स्थानों पर हमले होने से बचा सके और उसके बाद जवाबदेही भी बना सके। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कानूनी सहायता हो और जागरूकता हो, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकें। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों के लिए प्रार्थना कक्ष, अगर शैक्षिक संस्थानों में प्रार्थना कक्षाओं की स्थिति को देखें तो बांग्लादेश में चूंकि इस्लाम राज्य धर्म है, अधिकतर जो शैक्षिक संस्थान के मुस्लिम छात्रों के लिए प्रार्थना कक्ष या मस्जिदें होती हैं। यह सामान्य प्रथा है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करती सम्मान भी दिखाती है। अल्पसंख्यक धार्मिक प्रथाओं की बात करें तो 2022 में ढाका विश्वविद्यालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक बहुधर्म प्रार्थना कक्ष बनाया, जिसमें हिंदू देवता, बुद्ध एवं मसीह की छवियां रखी गई, ताकि बौद्ध और ईसाई छात्रों की धार्मिक प्रथाओं को भी हेल्प किया जा सके, सम्मान उसको दिया जा सके। पिछले 2 वर्षों में अन्य शैक्षिक संस्थानों में इस तरह के उपायों का विस्तार नहीं हो पाया। महत्वपूर्ण कदम तो था, लेकिन उस हिसाब से चल नहीं पाया जिससे हमारी उम्मीद थी बांग्लादेश से। सभी शैक्षिक संस्थानों, कॉलेजों और छात्रावासों में बहुधर्म प्रार्थना कक्षों की स्थापना के अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक अधिकारों का सम्मान भी दिया जाता है। इस तरह के सुझाव अगर हों तो आगे भी बढ़ सकते हैं। संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण की भी ज़रूरत है। इतिहास और भूमिका की बात करें तो बांग्लादेश संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1915 में हुई थी। यह पारंपरिक संस्कृत और पाली शिक्षा में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, ज्योतिष, आयुर्वेद और बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बोर्ड की स्थापना के बाद से इसे कई बार नाम बदलावों का सामना भी करना पड़ा। अब यह एक स्वायत्त निकाय है जिससे सभी खर्च सरकारी अनुदान से पूरे होते हैं। अगर बात करें हमारे भारत की, तो भारत में किस प्रकार से अल्पसंख्यक हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया। इसी की धारा 2C के तहत 6 समुदायों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है: सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन। आम बोलचाल में अल्पसंख्यक ऐसे लोग हैं जो समझे जाते हैं जिनकी हिस्सेदारी किसी समूह के तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी उनकी आबादी 50% से कम हो, ठीक है, तब हम उनको अल्पसंख्यक मानते हैं। गौरतलब है कि भारत का संविधान कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, पर परिभाषित नहीं किया गया है। अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक के तौर पर इंगित करता है, लेकिन यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों का जिक्र है और इसमें अल्पसंख्यक होने के 2 आधार बताए गए हैं, पहला धार्मिक और दूसरा भाषाई। इसके अलावा अनुच्छेद 350A एवं 350B भी भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी की है, जो कि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम, यह सरकार द्वारा अधिसूचित 6 धार्मिक समुदायों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसको याद रखना है।
हालांकि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता जरूर देता है। अनुच्छेद 15 और 16 भी इसमें शामिल है। यह अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव का निषेध करते हैं। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों के में नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार भी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 26 एवं 28 लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार, अभ्यास एवं प्रसार करने की भी अनुमति देता है। अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति एवं अधिग्रहण एवं उनके प्रशासन की भी आज़ादी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 के तहत अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार के साथ साथ 29(2) के तहत राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल इस आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता कि अमुक व्यक्ति किसी धर्म, जाति, नृजाति या भाषा विशेष से जुड़ाव रखता है। यानी सभी धार्मिक, भाषाई व सामुदायिक अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी राज्य शिक्षा संस्थान में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना उन पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का दबाव दिया जा सकता है। चलिए अनुच्छेद 350B के बारे में बात करते हैं। ये मूल रूप से भारत में संविधान की भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। इसे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350B के रूप में जोड़ा गया है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। बांग्लादेश सरकार ने 1983 में हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए हिंदू कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की थी। बांग्लादेश संस्कृति और पाली शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1915 में हुई थी। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।